नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। फिच रेटिंग का अनुमान है कि भारत 2024-25 में 6.5% की लचीली जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 7,914 छात्रों को डिग्री दी जानी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। पैसा होने पर भी परियोजनाओं के कार्य तेजी से न होने पर सीएम योगी द्वारा वरिष्ठ अफसरों की ढीले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट खर्च में हीलाहवाली बरतने वाले 20 प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश सरकार ने शीतलहर को देखते हुए लखनऊ में सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को गरीबों को रात में रुकवाने के लिए मिशन मोड में रैन बसेरा व शेल्टर होम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे अवध में भक्तिमय माहौल है। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई आरती, जिसमें भारी तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज महज 1 मिनट 24 सेकंड में होगी। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है। 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 9.5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया, खेलो इंडिया की शुरुआत हुई और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी पद से प्रियंका गांधी को हटा दिया गया है। अविनाश पांडे को यूपी का नया प्रभारी बनाया गया है। क्रिसमस और नववर्ष के चलते 10 दिवस के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान निर्देश दिए गए हैं कि होटल और बार मालिक क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश न दें। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन को देखते हुए यातायात डायवर्जन लागू किया गया। इसके चलते सोमवार दोपहर 3 बजे से देर रात कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा। एक मुश्त समाधान योजना में बिजली चोरी करने और आरसी जारी करने वाले लोग बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। मौजूदा समय 76,000 लोग ओटीएस के तहत अपना बिल जमा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग ने जारी किया है। आम दिनों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। यूपी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले 22 जिलों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया। इसके तहत घाघरा, सरयू, राप्ती और शारदा नदियों के बेसिन में बसे 2,412 गांव के लिए 804 इन्फिटेबल बोट्स की खरीद का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राज्यों को दी जाने वाली धनराशि की सूची में उत्तर प्रदेश के खाते में सर्वाधिक रकम आएगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियां हुई तेज। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि प्रदेश में कोविड का अब नया वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कहा, वर्ष 2017-18 से 2022-24 तक इस योजना के तहत लगभग 51,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिए गए हैं। वाराणसी के चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल के अर्बन हॉट में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन शुरू। यह प्रदर्शनी 4 जनवरी 2024 तक चलेगी। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि खादी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार और श्वास संबंधी मरीजों की होगी कोविड जांच।
अयोध्या राम मंदिर के भीतर में हो रही नक्काशी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। नागर शैली में बन रहे भव्य राम मंदिर की भीतरी दीवारों पर भगवान शंकर समेत कई देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। समाचार विस्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 किसानों को ट्रैक्टरों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की ओर किसान बढ़ें। उन्होंने कहा कि आज बिना भेदभाव के हर किसान के लिए काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई के लिए सरकार ने सुविधा दी है। कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है, लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं। खासतौर पर फैसला किया गया, जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे, उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य इसमें किए जा रहे हैं। भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आजमगढ़ के कृषि विभाग के प्रांगण में जनपद स्तरीय किसान मेला एवं मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार एवं कृषि वैज्ञानिकों के साथ प्रगतिशील किसान, एफपीओ संचालक आदि उपस्थित रहे। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं औद्योगिक कृषि करने वाले प्रगतिशील किसानों को भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अंगवस्त्रम व माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी राह पर चलते हुए वैसे ही कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए बहुत ऐसे कार्य किए थे, बहुत उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए थे, जिससे कि किसानों का जीवन बदला था। कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी उसी राह पे चलते हुए और किसानों की कैसे आय बढ़ जाए, किसानों को कैसे लाभ दिया जाए और आधुनिक खेती, जैविक खेती की ओर उनको लाया जाए, इस ओर उनको अग्रसर करने के लिए हमारे कृषि विभाग से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और हमारे किसान भाई बहनों को ये भी बताया जा रहा है कि आप जब ये कृषि करने के लिए कोई उपकरण लेते हैं तो उसमें भी सरकार आपको मदद करती है। जैसे आज कई किसानों को भी उसका लाभ मिला कि 15 लाख रुपए का अगर वो कृषि यंत्र खरीदते हैं तो 12 लाख रुपया उनको सरकार दे देती है। तो इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। किसान दिवस पे आलू उत्पादन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा मुझे प्रमाण पत्र मिला है। हमने 240 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया था।
फिच रेटिंग का अनुमान है कि भारत 2024-25 में 6.5% की लचीली जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि की दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है। फिच की रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग मजबूत बनी रहेगी और 2023 में उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े कोविड-19 महामारी के पहले के स्तर से काफी ऊपर बने रहेंगे। भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे के खर्च से इस्पात की भी मांग बढ़ेगी। फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 2023 में मजबूत वृद्धि के बाद नरमी की हमारी उम्मीद के बावजूद कारों की बिक्री में भी वृद्धि जारी रहेगी। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8% से अधिक बढ़कर 780 अरब यूनिट हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये 718 अरब यूनिट था। मंत्रालय ने कहा, कोयले का आयात पिछले महीने तक करीब 44% कम होकर 15 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 27 मीट्रिक टन से अधिक था। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कोयला उत्पादन और बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखेगा। एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिए अपने संदेश में कहा कि गीता के श्लोकों में मानवता का हर मर्म समाहित है, जो सदैव कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गीता जयंती की मेरे सभी परिवारजनों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और इस दौरान श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने और इसके महत्व को समझाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गीता के श्लोकों से गुंजायमान पूरा वातावरण एक अलौकिक छटा उपस्थित कर रहा है। गीता के श्लोकों से गुंजायमान वातावरण। जी हाँ, ये दृश्य है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 18,000 स्कूली बच्चों ने गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन भी महोत्सव से जुड़े। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हरियाणा और असम का नाता जोड़ते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हमारे दामाद हैं, क्योंकि उन्होंने असम की बेटी रुक्मिणी से विवाह किया था। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के सुंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशा बंधी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत, ये दुनिया को बचा सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम मंडप का भी दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं।
गोंडा जिले के विकास खंड झंझरी के पूरे उदय गांव में जल जीवन हर घर में नल से जल कार्यक्रम के आयोजन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आगमन पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पानी की शुद्धता की जांच करने वाले व तकनीकी ग्रामीण कार्मिकों का स्टॉल लगाया गया था, जो पानी की शुद्धता को जांच कर बताया गया। पानी की जांच करने वाले और तकनीशियन को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन हर घर में नल से जल के माध्यम से जो अभियान चल रहा है, उसमें 2024 तक सभी घरों को पानी देना है। उन्होंने ग्रामीणों को आगाह किया कि इस पानी को बर्बाद न करें, ये पानी पीने के लिए शुद्ध पानी है। इस सभी को पक्का मकान मिल जाए, सभी गरीबों को शौचालय हो जाए, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो जाए, इलाज करवा सके और अंधेरा का इंतजार करना करे, दिन में भी शौच के लिए जा सके। यदि पेट उसका खराब है तो आज इसको शुद्ध पानी भी मिल जाए तो हर घर में नल भी पहुंच जाए। जो 2-2 किलोमीटर महिलाएं पानी लेने जाती थी, अब उनके घर तक नल का कनेक्शन मिल जाए और नल की टोटी पहुंच जाए। तो आज इस गाँव में पूरे घरों में नल की टोटी पहुंच चुकी है, नल का पानी भी शुद्ध पहुंच रहा है। इसलिए इस गाँव वालों ने मिलकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को शुभकामनाएं देते हैं। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल बिजनौर जिले के ग्राम पंचायत जाबनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। बिजनौर जिले में 15 नवंबर से अब तक 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होने पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा संवाद भी किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सफलता की कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आए परिवर्तनों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिजनौर डबल इंजन सरकार के कारण विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है, और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर के जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के बात से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। एक नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अच्छे संस्थान भी बनेंगे। गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी, और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए। जनपद बलरामपुर में जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लोगों को विकसित भारत बनाने में सहयोग की शपथ दिलाई। जल शक्ति मंत्री जिले में चल रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों को पुरस्कार का वितरण भी उन्होंने किया। जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान किसान सम्मान दिवस के अवसर पर विकास खंड गैसंडी के ग्राम सभा बेलोहा बनकसिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अन्नप्राशन भी कराया। जल शक्ति मंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
के बीच में होना चाहिए और जनता को मिलना चाहिए। सभी लाभ मिले हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ लोग अछूते हो गए हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी मंत्रिमंडल और केंद्र राज्य के जनपदों के अधिकारीगण और हमारे जनप्रतिनिधि प्रत्येक हिंदुस्तान के और राज्य के सभी गांवों में जाएंगे और सभी गांवों में जो इस सुविधाओं से वंचित है, आयुष्मान का कार्ड है, अपना विधवा दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, एक किसी प्रकार का कार्ड है जो केंद्र राज्य सरकार की योजना चलती है, उसका लाभ गांव ले। अब उनके दरवाजे हम जाकर उन प्रचार प्रसार भी, और सभी अधिकारी मजबूत रहते हैं। हेल्थ कैंप से लेकर सभी कैंप भी लगते हैं और जिसका सुविधा गाँव लो। और दवा भी जन औषधि केंद्र और ये सबों के माध्यम से वहाँ पर जो 100 रुपए की दवा है वो 10-10 और 20-20 रुपए की दवा मिलती है, जिसके कारण जनता जनार्दन को लाभ मिलता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में सम्राट अशोक चौराहे का लोकार्पण किया और सम्राट अशोक की मूर्ति का भी अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने INDI गठबंधन और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक का नहीं, पूरे राष्ट्र का मंदिर है। राम मंदिर निर्माण के पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष छिपा है। दी जाए, ये हमारा काम है। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा, ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है। और जो आना चाहेगा वो आवे, और जिनको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने का कोई दुख है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है। जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं, जरा वो आगे बढ़े देखें। कर्नाटक सीएम ने अभी घोषणा की है कि जो हिजाब पेपर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर चलती है और इसके कारण से यह सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता के बिना, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती, वैसे तड़प रहे लोग हैं। एक्सीडेंटल जरूर कर्नाटक और तेलंगाना में इनको सफलता मिल गई है, लेकिन इनका सफाया होना शुरू हो गया। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कमल खिला है और देश में कमल। केरल में कोरोना का नया सब वेरिएंट मिलने के बाद अब यूपी सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। बाराबंकी समेत प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक निजी मेडिकल कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर टेस्ट कराए जा रहे हैं। फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। कोरोना का ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है, वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन हमने पूरे प्रदेश में सतर्कता के साथ काम करने के लिए कहा है और सभी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत की बात। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी, जबकि AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति के विकसित करने की दिशा में पहली बार 3 श्रेणियों में स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड दिया जाएगा। मोहसिन अफरोज को चांसलर मेडल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी द्वारा इस वर्ष अलग अलग पाठ्यक्रमों के 49,452 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उद्देश्य ये था कि हमारा 26 दिसंबर को 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा विश्वविद्यालय, उनके संदर्भ में हम अपने प्रेस बंधुओं को जितनी भी डिटेल सूचना है, कितनी डिग्री मिल रही है, कौन सा चांसलर मेडल है, क्या उनके परसेंटेज है लड़कियों के, लड़कों के, और भी जो विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप है उसके संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मेडल तो 48 मेडल है हम लोगों के। एक चांसलर मेडल है और एक हमारी जो पहले की प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमल रानी वरुण मेमोरियल के नाम से एक मेडल है और एक चांसलर मेडल है। इतने मेडल हम लोग दे रहे हैं।
और अब खबर अयोध्या से, जहां इंतजार है 22 जनवरी 2024 का, जब श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या के साथ ही कोने कोने से आए पर्यटकों के बीच राम मंदिर से जुड़े मॉडल खूब पसंद किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद कैसा होगा, राम भक्तों में ये कौतूहल का विषय है। लेकिन कैसा होगा, इसकी प्रतिकृति यहाँ एक कारखाने में तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी राम भक्त अयोध्या आते हैं, भगवान राम के इस मॉडल को अपने घर तक ले जाने में संकोच नहीं करते और साथ ही इसे ले जाकर के अपने पूजा घर या मंदिरों में रख करके भगवान राम के इस भव्य मंदिर का पूजन और अर्चन करते हैं। राम मंदिर अभी 3 साल में पूर्ण होगा, लेकिन उसका रूप कैसा होगा वो आज ही हर राम भक्त को ये दिखाना चाहते हैं। मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि जो अलग हो। अलग होने के लिए हम जब जो है गए थे, जब कार्यशाला के अंदर में हमने देखा एक राम मंदिर का मॉडल बना हुआ था, मैंने उसे देखा, उसी समय से मेरे दिमाग में हुआ हम ऐसे मॉडल्स तैयार करेंगे और हमारे अयोध्या वासी होने के नाते जो भी यहाँ पे आए और उस मॉडल्स को लेके जो है जाना चाहे और घर घर तक जो है ये पहुँचे। इससे जो है क्या है कि हमने ये सोचा कि जो लोग दर्शन करने या जो लोग नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वो मॉडल्स को देख के ये चीज़ समझ लें, ये देख के उनको लगे कि हमारा जो राम मंदिर का मॉडल देखने के बाद उनको लगे कि इस तरह से हमारा मंदिर बना गया। यहाँ इस मॉडल में जिस तरह से राम मंदिर की निर्माण हो रहे मंदिर का रूप दिया जा रहा है, निश्चित रूप से राम भक्त अयोध्या से सब यहाँ से ले जाना चाहते हैं। राजेंद्र सोनी और विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।